नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, आधुनिक भारत की जो सीरीज हम लोग की चल रही है उसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे उसका टॉपिक देखते हैं। दोस्तों, ऐसे फ्रेंड जो कि पिछले वीडियो ना देख पाए हों किन्हीं कारणों से, हम लोगों ने आधुनिक भारत में पीछे पुर्तगाली इतिहास को समाप्त किया है। तो पुर्तगाली इतिहास से रिलेटेड जो टॉपिक है उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर के आप उस पूरे टॉपिक को देख लीजिएगा। 3 वीडियो के माध्यम से पुर्तगाली पूरा इतिहास खत्म किया गया है। और दोस्तों, किसी भी परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे वहां पर कवर किए गए हैं। और उसके साथ साथ जो पीडीएफ और आज के टॉपिक का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर के आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और वहीं पर सारे पीडीएफ निःशुल्क आपको जो है मिलते रहेंगे। और ऐसे फ्रेंड जो पहली बार चैनल को वॉच कर रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो वो वीडियो को देखने के साथ ही एक स्वयं ही डिसाइड करेंगे कि हाँ किस प्रकार से कंटेंट जो होगा वो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकॉन आप प्रेस करेंगे जिससे करंट अफेयर्स और जितनी भी रिलेटेड वीडियोस हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अंग्रेजों का भारत में आगमन। और उसके साथ साथ आज का जो टॉपिक बेस्ड होगा अंग्रेजों का भारत में आगमन, अंग्रेजों और पुर्तगालियों यानी ब्रिटिशर्स और पुर्तगालियों के मध्य भारत में जो व्यापारिक द्वंद्व है उसकी हम लोग बात करेंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उस द्वंद्व को समाप्त किया गया यानी मैड्रिड की संधि की हम लोग बात करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे इंग्लैंड की क्रांति और उस क्रांति का क्या प्रभाव रहा, उस क्रांति के कारण क्या रहे। तो इन टॉपिक पर चर्चा शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू किया जाए। और सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करें तो पिछले वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि पूर्व की तरफ जो व्यापारिक संभावनाएं थी वो लगातार बढ़ रही थी। तो इसको देखते हुए यूरोप में ये चर्चा आम हो गई थी कि अगर आपको समृद्ध होना है, धनाढ्य होना है, तो इसके लिए आपको पूर्व का मार्ग प्रशस्त करना होगा, जैसा कि पीछे पुर्तगालियों ने किया। तो इसी क्रम में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा 1599, जी हाँ दोस्तों 1599 मिल्डन हाल नामक अंग्रेज जो है वो भारत आता है। तो क्वेश्चन यहां पर कभी कभी एग्जामिनर आपसे बनाएगा कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज। तो दोस्तों यहां पर मिल्डन हाल भारत आने वाला पहला अंग्रेज रहा। अब इस संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि यूरोप के अधिकांश देश पूर्व के व्यापार की नीतियां जो है वो अपना रहे थे, तो इसी क्रम में दोस्तों ब्रिटेन भी एक रहा। और इसका जो प्रयास रहा सीधे तौर पर अगर हम लोग देखें तो 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ के घोषणा पत्र के साथ। अब एलिजाबेथ का यह घोषणा पत्र क्या रहा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक घोषणा पत्र तैयार करवाया जिसके माध्यम से एक जो व्यापारिक मंडल है, और ये व्यापारिक मंडल दोस्तों 24 सदस्यीय रहा। कितने सदस्य? 24 सदस्यीय एक व्यापारिक मंडल रहा, वो तैयार किया गया जिसको कि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की हम लोग अगर बात करें तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये इसका पूरा नाम हुआ, जबकि हम लोग शॉर्ट में इसको ईस्ट इंडिया के नाम से जानते हैं। तो 1600 के इस घोषणा पत्र के माध्यम से क्वीन एलिजाबेथ ने अनाउंस किया कि पूर्व में प्रारंभिक 15 वर्ष, ये चीज आपको याद करके रखनी है दोस्तों, क्वेश्चन कई बार आता है कि कितने वर्ष के व्यापार की अनुमति मिली। तो प्रारंभिक 15 वर्ष के व्यापार की अनुमति दी गई इस घोषणा पत्र के माध्यम से। अब एक क्वेश्चन यहां पर रिलेट करेगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी 1600 की बात करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ तो उस समय भारत में किसका शासन था? तो दोस्तों भारत में इस समय मुगल बादशाह अकबर का शासन था। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसको आप आराम से याद रखेंगे। दोस्तों बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। इसका रिलेटेड जितना भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। बस आपको केवल वीडियो को वॉच करना है और कंटेंट वहां से आपको मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड करके फिर आप आराम से उसको पढ़ लेंगे।
तो ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में शासन किसका रहा दोस्तों? अकबर का शासन रहा। तो ये 24 सदस्यीय जो व्यापारिक मंडल रहा, अगर हम लोग बात करें कि ये 24 सदस्यीय व्यापारिक मंडल डिसाइड कैसे किया गया, यानी कैसे ये निर्णय लिया गया कि 24 सदस्य ही जाएंगे पूर्व में व्यापार करने के लिए। तो दोस्तों ब्रिटेन में एक शेयर होल्डर का ग्रुप रहा, यानी ऐसे एक ऐसी परिषद या कह सकते हैं एक ऐसा ग्रुप तैयार किया गया जो कि व्यापार के लिए संबंधित जो है कार्यों और कह सकते हैं पूंजी की व्यवस्था कर रहा था। तो इन सभी से इनको सबको शेयर होल्डर्स कहा गया, यानी जिन्होंने इसमें निवेश किया। ठीक है दोस्तों, इन शेयर होल्डर्स ने डिसाइड किया कि इसमें जाने वाले लोग कौन होंगे। तो इसमें गवर्नर और 24 सदस्यीय जो पूरी परिषद तैयार की गई। तो दोस्तों अगर हम लोग यहां पर बात करें कि क्वीन एलिजाबेथ के इस घोषणा पत्र को, तो बहुत सारी किताबें या बहुत सारे स्रोत ऐसे लिखते हैं कि एक एकाधिकार जो व्यापार का रहा वो यहां पर स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये तो पूर्व में जो आपसी द्वंद्व होंगे उसमें ब्रिटिशर्स हावी रहेंगे, तो उसके माध्यम से फिर भारत या कह सकते हैं कि अन्य देशों में एक व्यापारिक एकाधिकार जमाएंगे, जबकि यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि 1600 का एक व्यापारिक पत्र रहा। और दोस्तों क्वेश्चन यहां पर आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसी के आगे अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो एक 1609 के चार्टर का उल्लेख मिलता है। 1609 का चार्टर दोस्तों, इस चार्टर के माध्यम से तत्कालीन जो शासक थे जेम्स फर्स्ट, उन्होंने कंपनी के एक विशेषाधिकार के लिए इसको जारी किया। इसमें कहा क्या गया, यानी बात आपको क्या याद करके रखनी है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अगर भविष्य में कभी उसकी समाप्ति की बात हम लोग करेंगे तो इसके लिए 3 वर्ष पूर्व सूचना दे दी जाएगी। क्योंकि 3 वर्ष पूर्व सूचना देने की बात कही गई, तो इसलिए कंपनी का विशेषाधिकार के रूप में भी इसको देखा गया। यानी 1609 का जो चार्टर रहा जेम्स प्रथम के द्वारा, वो कंपनी के विशेषाधिकारों यानी उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए तैयार करवाया गया। अब दोस्तों क्योंकि यहां पर स्थितियां जो थी भारत में, वो किस तरह से क्रमागत आगे बढ़ी, ब्रिटिशर्स, आपको क्लियर कट यहां पर क्वेश्चंस क्या क्या याद रखने हैं, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। 1608 में कैप्टन हॉकिंस मुगल शासक जहांगीर के दरबार में पहुंचा, और आपको पता है कि जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो जेम्स प्रथम का ये पत्र लेकर के, जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर के, और फिर इसके बाद 1608 में इसके जो आगे के प्रयास रहे कैप्टन हॉकिंस से, फिर प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इंग्लिश खां और मनसबदार हॉकिंस को अपॉइंट किया गया जहांगीर के द्वारा। फिर इसी क्रम में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1615 में सर टॉमस रो, जो कि कह सकते हैं दूसरा व्यापारी रहा यहां पर, वो भी भारत आया। और यहां पर 1615 में माफ करिएगा 1615 से, तो क्वेश्चन यहां पर कई बार डायरेक्ट बना देगा कि सर टॉमस रो भारत आया, तो हमको याद रखना है 1615 में, यानी 1608 में कैप्टन हॉकिंस, 1609 में कंपनी का चार्टर और 1615 में सर टॉमस रो। अब दोस्तों 1615 से लेकर के 1619 तक भारत में रहा टॉमस रो, हमको याद रखना है। अब इसी क्रम में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि वो प्रारंभ में व्यापार के लिए आई, एक चीज यहां पर और याद रखना है दोस्तों, रेड ड्रैगन नामक जो जहाज था, ये पहला ब्रिटिश जहाज था जो कि भारत आया। कौन सा? रेड ड्रैगन। लेकिन अगर हॉकिंस की हम लोग बात करें तो हेक्टर नामक जहाज से हॉकिंस भारत आया था। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, एक दिवसीय परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बाकी अदर नहीं। और इस तरह के प्रश्न अब फिलहाल बनते भी नहीं है, लेकिन आपको क्योंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसको कंफर्म करते हुए चलना है। रेड ड्रैगन पहला अंग्रेजी जहाज, और हेक्टर जहाज से कौन आया? हॉकिंस। तो दोस्तों भारत में आने के साथ ही, अब क्योंकि यहां पर पुर्तगाली जो कि पहले से ही एक व्यापारिक स्थिति उन्होंने यहां पर प्रारंभ करके रखी थी, उन सबको लेकर के ब्रिटिशर्स की जो मंशा रही वो बिल्कुल क्लियर कट रही कि अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित करना है। और जैसा कि हम लोगों ने पीछे बात भी की कि 1611 में मछलीपट्टनम में पहली जो ब्रिटिश फैक्ट्री रही वो स्थापित की गई। जबकि अगर हम लोग ध्यान दें कि 1613 में सूरत में पहली वास्तविक जो कह सकते हैं या अस्थायी कह सकते हैं, सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली फैक्ट्री यहां पर लगाई गई। और दोस्तों सूरत की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रीवियस वीडियो में हम बता भी चुके हैं आपको
कि 1613 में स्थायी फैक्ट्री के रूप में इसको स्थापित किया गया, एक व्यापारिक कोठी के रूप में, जबकि 1625 में इस पर किलेबंदी भी की गई और एक प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र के रूप में सूरत को ब्रिटिशर्स ने स्थापित किया। तो इस क्रम में जो पुर्तगालियों का जो द्वंद्व रहा वो लगातार चलता रहा और इस क्रम को आगे हम लोग देखते हैं। जैसे 1622 में हारमुज पर कब्जा किया ब्रिटिशर्स ने, 1622 में हारमुज पर कब्जा किया दोस्तों, और 1623 में भड़ौच और अहमदाबाद, गुजरात के क्षेत्र भड़ौच और अहमदाबाद पर कब्जा किया। हारमुज आपको याद होगा लाल सागर के पास हारमुज जल संधि, ठीक है दोस्तों, फारस की खाड़ी के बिल्कुल मुहाने पर स्थित हारमुज जल संधि, वहीं पर यह हारमुज द्वीप है, और 1622 में हारमुज पर कब्जा किया। दोस्तों भड़ौच और अहमदाबाद 1623 में, जबकि 1626 में अरमा गांव जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको दूसरी व्यापारिक कोठी के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी बना देगा कि अंग्रेजों ने दूसरी व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित की, तो अरमा गांव हमको याद रखना है कहां पर, आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों फिर इसके बाद क्योंकि पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स एक व्यापारिक द्वंद्व के लिए लड़ने लगे, तो फिर यह देखा गया कि किस प्रकार से इस व्यापारिक द्वंद्व को समाप्त किया जाए। तो इसके पीछे का जो कारण आता है उसको हम लोग बोलते हैं मैड्रिड की संधि। आप ध्यान से समझिएगा कि मैड्रिड की संधि वास्तव में है क्या, या क्यों की गई और किसके मध्य की गई। तो मैड्रिड की संधि याद रखना है दोस्तों 1630 में, और पुर्तगालियों और अंग्रेजों के मध्य, यानी पुर्तगाल और अंग्रेजों के मध्य, ब्रिटिशर्स के मध्य यह संधि की गई। हुआ क्या दोस्तों इसके माध्यम से, मैड्रिड संधि के माध्यम से जो पुर्तगाली और ब्रिटिश जो वास्तविक व्यापारिक द्वंद्व था पूर्व में, यानी भारत सहित अन्य स्थानों में, तो उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। ये कहा गया कि भाई आप अपने क्षेत्र पर व्यापार करिए और हम अपने क्षेत्र पर व्यापार करें। तो पुर्तगाली और अंग्रेजों के माध्यम से ये डिसाइड किया गया कि अपने अपने क्षेत्र को निर्धारित करें, और अंग्रेजों और पुर्तगालियों द्वारा पूर्व में जो व्यापार हो रहा था उस संघर्ष को अंत किया गया। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो पुर्तगालियों का जो मुख्य केंद्र था वो था गोवा, और अंग्रेजों का जो मुख्य केंद्र था दोस्तों वो था सूरत, ठीक है। तो इसलिए इस मैड्रिड की संधि को गोवा और सूरत की संधि के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी क्वेश्चन कभी कभी बना देता है कि गोवा और सूरत की संधि, तो मैड्रिड की संधि को ही कहते हैं हम लोग। और 1630 में दोस्तों याद रखना है कि पुर्तगालियों और अंग्रेजों के मध्य मैड्रिड की संधि हुई, जिसके माध्यम से जो पूर्व का जो व्यापार हो रहा था उस संघर्ष को अंत किया गया। इसको गोवा और सूरत समझौता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब दोस्तों अगर यहां पर हम लोग बात करें तो पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स के मध्य इस संधि पर जो फाइनल हस्ताक्षर हुए थे वो 1642 में हुए थे। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मैड्रिड की संधि पर जो अंतिम हस्ताक्षर हुए थे वो 1642 में हुए थे, जिसमें कि पुर्तगाली जो शासक थे जॉन फोर, पुर्तगाली शासक, क्वेश्चन आपसे बनाया गया किसके किसके मध्य, तो पुर्तगाली शासक जॉन फोर और ब्रिटिश शासक चार्ल्स फर्स्ट के मध्य है, ठीक है दोस्तों। पुर्तगाली शासक जॉन फोर और ब्रिटिश शासक चार्ल्स फर्स्ट के मध्य यह हस्ताक्षर किया गया कब, 1642 में। और मैड्रिड की संधि होने के बाद ब्रिटिश और पुर्तगाली जो आपसी जो व्यापारिक द्वंद्व था उसको काफी हद तक समाप्त किया गया। लेकिन क्योंकि ये आगे बढ़ता रहा तो इसलिए अभी इसके कुछ आगे इंप्लीमेंट भी हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैड्रिड की संधि के बाद की क्या घटनाएं आपको याद रखनी है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से देखिएगा। 1632 में गोलकुंडा जो कि कर्नाटक में स्थित और एक तत्कालीन बंदरगाह के रूप में, एक व्यापारिक बंदरगाह के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि गोलकुंडा जो बंदरगाह है उसको एक सालाना राशि निर्धारित की गई 500 पैगोडा, और इस सालाना राशि को निर्धारित करते हुए गोलकुंडा जो बंदरगाह था उसको एक व्यापारिक मुफ्त क्षेत्र के रूप में जो है ले लिया गया। यानी 500 पैगोडा का जो राशि है वो ब्रिटिशर्स ने दी और गोलकुंडा से व्यापार करने की जो अनुमति है वो प्राप्त कर ली, तो जो कि एक बंदरगाह रहा। अब इसी क्रम में अगर हम लोग देखें दोस्तों तो 1639 में 1639 में मद्रास जिसको कि हमको याद रखना है कि अगर यहां पर एक वास्तविक रूप से बात करें तो नाम आता है फ्रांसिस डे का, यानी इसके लिए जो प्रयास किया या जिसके प्रयास से ये अंग्रेजों के पक्ष में आया, तो फ्रांसिस डे के प्रयासों से
हमको याद रखना है चंद्रगिरी के शासक से, फ्रांसिस डे के प्रयासों से चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को लीज पर ले लिया गया। यानी कि यहां से एक कह सकते हैं कि व्यापारिक स्थिति जो है वो सुचारू रूप से चालू हो, और यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक जो है किले की भी स्थापना की गई 1639 में मद्रास में। तो प्रमुख सेंटर इस समय सूरत और मद्रास से व्यापारिक केंद्र और गोलकुंडा ये इस प्रकार से यहां पर बनने लगे। अब दोस्तों 1661 की घटना जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रम अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिश जो शासक थे चार्ल्स सेकेंड, उनका विवाह हुआ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। और दोस्तों मुंबई जो शहर रहा यानी उस समय का बंबई, वो दहेज के रूप में मिल गया। और कह सकते हैं कि आगे 1687 में व्यापारिक केंद्र के रूप में बंबई को स्थापित किया गया, और इसने जगह ले ली किसकी? सूरत की। ठीक है दोस्तों, अब 1661 में यानी चार्ल्स एक कह सकते हैं इसके लिए इन्होंने एक साधारण सी राशि 10 पाउंड के तहत कंपनी को दिया था बंबई शहर को। तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए 10 पाउंड के एक नाम मात्र राशि के वार्षिक शुल्क पर चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को व्यापारिक केंद्र बनाने की अनुमति दे दी और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो चार्ल्स सेकंड और कैथरीन के विवाह के फलस्वरूप 1661 में हमको याद रखना है कि बंबई यहां पर मिला ब्रिटिशर्स को। अब इसके आगे की घटनाएं जो होती हैं वो थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि किस प्रकार से यहां पर ब्रिटिश क्रांति या कह सकते हैं कि इंग्लैंड की क्रांति रही। तो देखते हैं दोस्तों इंग्लैंड की क्रांति के पीछे चक्कर क्या था, या वास्तव में इसका मतलब यहां से क्या निकल के आता है। क्रम से अगर हम लोग बात करें दोस्तों इंग्लैंड की क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि ये शब्द जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों क्रांति, ये किसी एक समय का रिजल्ट नहीं है। क्रांति कहीं ना कहीं वर्षों से उत्पन्न हो रही जो आंतरिक रोष है उसका ही एक परिणाम होता है। वो क्रांति कैसे भी हो, किस प्रकार से हो। तो अगर वास्तविक शुरुआत अगर हम लोग देखें तो 1685 से इसकी होती है, यानी इसकी वास्तविक पृष्ठभूमि 1685 में तैयार होती है। कब? जब चार्ल्स द्वितीय यानी जो शासक थे यहां पर चार्ल्स सेकंड, उनकी मृत्यु होती है। चार्ल्स सेकंड की मृत्यु हुई कब दोस्तों? 1685 में। अब चार्ल्स द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में इनका जो भाई था छोटा जेम्स द्वितीय, वो ब्रिटेन का राजा बनता है, जेम्स सेकंड। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है ब्रिटेन या यूरोप या जितने यहां पर जो ईसाई धर्म है, तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो दो संप्रदाय हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो संप्रदाय हैं ईसाइयों में। जैसे आपने देखा कि इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी, उस प्रकार से ईसाई में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नामक दो अलग अलग जो है समूह के लोग हैं। तो जेम्स जो था वो एक कैथोलिक फॉलोअर था। जेम्स द्वितीय वो कैथोलिक संप्रदाय को मानता था। यहां तक कि कैथोलिक संप्रदाय को मानता था, ठीक है, उसके साथ साथ प्रोटेस्टेंट का विरोधी भी रहा। और जैसे ही सत्ता इसके हाथ में आई, इसने इंग्लैंड के शीर्ष जो पदों पर अपॉइंटमेंट शुरू कर दिया वो कैथोलिक संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों का, यानी लगातार इसने संरक्षण प्रारंभ किया कैथोलिक लोगों का और इसने उपेक्षा की प्रोटेस्टेंट लोगों की। तो इस प्रकार से जो आंतरिक एक रोष होता है जनता का, वो जेम्स सेकंड के लिए यहां पर देखा गया। अब दोस्तों काफी हद तक ये बात अगर करें हम लोग 1686 या 87 के आसपास तक तो ठीक है। यहां पर जनता का उग्र रूप जब होता है उसको देखते हैं दोस्तों। जेम्स सेकंड की दो पत्नियां थी, जिसमें पहली पत्नी की पुत्री थी मैरी। ठीक है दोस्तों, मैरी के बारे में कहा जाता है कि ये प्रोटेस्टेंट फॉलोअर थी, यानी ये प्रोटेस्टेंट लोगों का सपोर्ट करती थी और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय को ही ये मानती थी। तो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों को ये पूर्णता विश्वास था कि जेम्स सेकंड के अत्याचारों से हमको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में मैरी ही उत्तराधिकारी होगी इस हुकूमत की। तो इसलिए काफी हद तक यहाँ पर उन्होंने एक जो क्रांति का जो उग्र रूप है वो धारण नहीं किया यहाँ के लोगों के द्वारा। कारण क्या हुआ कि जेम्स द्वितीय की जो दूसरी पत्नी थी उसके एक पुत्र हुआ। अब पुत्र के उत्पन्न होने के बाद लोगों को लगने लगा कि
अगर हम लोग जो एक उम्मीद कर रहे थे कि मैरी शासिका बनेगी, तो वो अब ये उम्मीद जाने से रही। अब इस बीच क्या हुआ कि जेम्स द्वितीय का जो अत्याचार था वो लगातार बढ़ने लगा। दोस्तों इसमें अगर हम लोग बात करें लुई 14वें की, जो कि फ्रांस के शासक थे। कहां के शासक थे? फ्रांस के शासक थे। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये भी कैथोलिक से जुड़े हुए थे। लुई 14 जो थे वो भी कैथोलिक को ही मानते थे, फ्रांस के शासक थे। तो जेम्स द्वितीय ने लुई 14 की हेल्प से, अब हेल्प यहां पर किस प्रकार से ली? धन और सेना की हेल्प ली। इनकी हेल्प से ब्रिटेन में लगातार कैथोलिक लोगों को बढ़ावा देने का कार्य किया, यहां तक कि न्यायपालिका और शीर्षस्थ पदों पर भी कैथोलिक लोगों को अपॉइंट करना शुरू किया। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंग्लैंड की क्रांति एक गौरवपूर्ण और एक रक्तहीन क्रांति कहलाती है, तो उसके पीछे का रीजन आप समझिएगा। तो दोस्तों जब लुई 14 की हेल्प से जेम्स द्वितीय ने कैथोलिक लोगों को बढ़ावा देना और प्रारंभ किया, तो ब्रिटेन में अत्याचार इसके लगातार बढ़ते गए। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर कि इसकी पुत्री जो कि मैरी रही, मैरी का विवाह हुआ विलियम तृतीय से। विलियम तृतीय से। अब दोस्तों विलियम तृतीय जो थे वो हॉलैंड के निवासी थे, हॉलैंड या नीदरलैंड, इनको विलियम तृतीय और ऑरेंज भी कहा जाता है, तो हॉलैंड के ही निवासी थे। तो लगातार जब अत्याचार ये बढ़ते गए, तो प्रोटेस्टेंट फॉलोवर जो थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया मैरी और विलियम से कि हमको शासक के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई जाए। तो इस क्रम में अगर हम लोग देखते हैं तो 1688 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1688 में लोगों और विलियम तृतीय और मैरी के एक सामूहिक प्रयासों से चार्ल्स द्वितीय को ब्रिटेन से हटा दिया गया, यानी तख्ता पलट किया गया। और फिर इसके बाद मैरी और विलियम तृतीय ने संसद की सर्वोच्चता को महत्व दिया, यानी यहां पर प्रमुख अगर हम लोग देखें तो लोगों के अधिकारों के लिए वो संसद को महत्व दिया। अब इंग्लैंड की क्रांति का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो 1688 में हुई। इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति इसलिए कहा गया, गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहा गया दोस्तों, क्योंकि इस क्रांति में बिना रक्त की एक बूंद बहाए हुए वास्तविक जो सत्ता थी, यानी चार्ल्स द्वितीय की जो सत्ता थी, उसको तख्ता पलट करके यहां पर दूसरे शासक की सत्ता स्थापित की गई और संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया, जिससे लोगों का जो अधिकार है, सभी लोगों का जो संभाव है वो तैयार हो सका। और फिर संसद के ही द्वारा 1689 को क्वेश्चन यहां से रिलेट करेगा, बिल ऑफ राइट्स, याद रखना है दोस्तों, बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया। बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया। और बिल ऑफ राइट्स जो कि मूल अधिकारों का एक दस्तावेज कहलाता है, लोगों के अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई। और विलियम तृतीय वचनबद्ध हुए संसद के सामने कि हम सभी लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे, सभी लोगों के अधिकारों का संरक्षण करेंगे, किसी भी वर्ग को हम परेशान नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से इंग्लैंड की क्रांति का जो वास्तविक स्वरूप था, इन शॉर्ट में वो आपको हमने बता दिया। और 1689 हमको याद रखना है, बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया, जिसके बाद से लोगों के अधिकारों का संरक्षण यहां पर हुआ और संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। अब दोस्तों इस क्रम में अगर हम लोग देखें तो क्योंकि 1687 में बंबई व्यापारिक केंद्र हो गया था, किसके स्थान पर? सूरत के स्थान पर। इसे संदर्भ की घटना है। अब इस पूरे घटनाक्रम में 3 अंग्रेजों का नाम आता है, जिनकी कह सकते हैं जो कि वास्तविक कंपनी के लीडर रहे, जिन्होंने कि भारत में काफी हद तक जो ब्रिटिश व्यापार था उसको बढ़ाने का कार्य किया दोस्तों। उस क्रम में हम लोग यहां पर देख रहे हैं जॉर्ज ऑक्सडेन, जो कि 1662 से लेकर 69 तक रहे, और गेराल्ड आंगियार। दोस्तों गेराल्ड आंगियार को बंबई शहर का संस्थापक भी कहा जाता है। गेराल्ड आंगियार 1669 से 77 तक इन्होंने एक तरह से कंपनी का कार्यभार संभाला और ब्रिटिश जो व्यापार था उसको बढ़ाने का कार्य किया। सर जॉन चाइल्ड जो कि 82 से लेकर के 90 तक रहे, और सर जॉन चाइल्ड से क्वेश्चन आपको रिलेट कर देना है, इस घटना को आपको संक्षेप में हम बताते हैं। सर जॉन चाइल्ड दोस्तों तत्कालीन समय में जो इस्लाम धर्म के फॉलोअर थे वो हज करने के लिए जहाज के माध्यम से यानी मक्का के लिए जाते थे। तो जॉन चाइल्ड ने क्या किया कि उन सभी हज यात्रियों को जो है रोका, और काफी हद तक वहां पर जो आपसी द्वंद्व हुआ वो भी देखने को मिला।
तो इस क्रम में औरंगजेब की सेना ने, यहां पर क्वेश्चन को रिलेट करेगा, याद रखना है, औरंगजेब की सेना ने सर जॉन चाइल्ड की सेना को परास्त किया था। तो क्वेश्चन यहां पर आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि औरंगजेब की सेना के द्वारा किस कंपनी के अधिकारी की सेना को परास्त किया गया, तो सर जॉन चाइल्ड की सेना को परास्त किया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों 1690 तक का, यानी 90 वर्षों का लगभग जो इतिहास है वो हम लोगों ने यहां पर देख लिया है। क्वेश्चंस इस पे बहुत ज्यादा कह सकते हैं रिलेट नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में थॉमस रो या फिर कैप्टन हॉकिंस, इन पर क्वेश्चन बना सकता है आपसे। पहला हमने आपको अंग्रेज भारत आने वाला बताया, मिल्टन हॉल आपको याद रखना है। जबकि व्यापारियों के क्रम में अगर हम लोग देखें तो कैप्टन हॉकिंस और फिर सर थॉमस रो का यहां पर नाम आता है। तो दोस्तों इस पूरे टॉपिक के साथ फिर हम लोग देखेंगे कि 1690 के बाद स्थितियां किस प्रकार से बटी, और अब जो सेंटर हो जाएगा भारतीय आधुनिक इतिहास का वो बंगाल होगा। तो बंगाल में क्या कुछ उथल पुथल हुई, जिसके बाद आगे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उसमें रोल आया, और किस प्रकार से ये हमारा इतिहास जो है वो आगे बढ़ता है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जाने से पहले फिर आपसे कहना चाहेंगे, ऐसे दोस्त जो हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, और पीडीएफ जो होगी इस टॉपिक की और प्रीवियस टॉपिक की वो वहां से आपको मिलती रहेगी, वहां से आप डाउनलोड करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे के फिर वीडियो में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से बंगाल का जो इतिहास है वो इर्द गिर्द घूमता है, और पूरी जो यूरोपीय शक्तियों में अगर हम लोग देखें तो श्रेष्ठता साबित होती है ब्रिटिश शक्ति की, और किस प्रकार से श्रेष्ठता साबित होती है इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही फिर हम यहां से आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि दोस्तों कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।